चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम मूल अधिकारों के विषय में अंतरिम रिपोर्ट पर बहस पर चर्चा करने जा रहे हैं। अभी तक हमने भारत के संविधान के इतिहास के बारे में एक श्रृंखला बनाकर अध्ययन किया। भारत के संविधान का इतिहास सन 1600 ईस्वी से ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से लेकर और सन 1947 तक वर्तमान भारतीय संविधान की रचना तक का जो सफ़र है उसका अध्ययन किया। अंग्रेज़ों के आने के साथ ही देश में लोकतंत्र की नींव रखी हुई कह सकते हैं, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो सन 1600 में ब्रिटेन की महारानी से भारत में व्यापार करने की अनुमति लेकर आई। भारत में कोई और दूसरी ब्रिटिश कंपनी व्यापार नहीं कर सकती थी। यह करारनामा था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश में अपनी जड़ें मजबूती से जमाई और यहाँ पर अपनी नीति के तहत सफलता अर्जित की और सफलता इतनी अर्जित की कि वो शासन सत्ता में भी काबिज हो गए। आए थे व्यापार करने, व्यापारी बनकर, और यहाँ पर अधिकारी बनकर बैठ गए, यानी शासन सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली। इन्होंने इस दौरान कुछ ऐसे नियम कानून बनाए, लागू किए, जिनसे दबी कुचली जनता को कुछ राहत मिल रही थी, प्रतिनिधित्व मिल रहा था, कुछ लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, जिसमें शासन सत्ता में जनप्रतिनिधियों को भागीदारी सौंपी जा रही थी। यह हमने देखा। धीरे धीरे यह चलता रहा क्रम। सन 1857 की क्रांति हुई, बिगुल बजा और क्रांति को अंग्रेजों ने दबा दिया। इससे यह परिणाम हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में शासन सत्ता की बागडोर थी, वह बागडोर उनके हाथों से छिन गई और ये बागडोर महारानी या ब्रिटिश क्राउन के अधीन चली गई। इसके बाद बहुत सारे अधिनियम बनाए गए और जनता को भी मांग करने का मौका दिया गया। जनता ने अपनी मांगें रखी, कुछ को उन्होंने सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया और कुछ को स्वीकार कर लिया। इस तरह हमारी यह यात्रा चलती रही, संविधान की यात्रा। जब अंग्रेज़ों ने देखा कि अब यहाँ पर विरोध के स्वर ज़्यादा उभर रहे हैं और विश्व परिदृश्य भी बदल रहा है, तो अंग्रेज़ों ने यह तय किया कि हमें देश को आज़ादी देना है। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। हमारे देश के जो नेता थे उनसे यह कहा कि हम देश को आज़ादी तभी देंगे जब हमें यह भरोसा हो जाएगा कि
आप लोकतांत्रिक तरीके से देश को चला सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने यह सुनिश्चित करना चाहा और कहा कि आप एक अच्छा संविधान तैयार कराकर हमें दीजिए, हम उसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि वाकई हमारे भारत छोड़ने के बाद यहाँ की जनता खुशहाल रहेगी, लोकतांत्रिक तरीके से राज्यकाज चलाया जाएगा, तभी हम देश को आज़ाद करेंगे। इसी तारतम्य में एक संविधान सभा का गठन किया गया और हमारे संविधान के महान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का संविधान सभा में पदार्पण हुआ, जिनका विशेष योगदान माना जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और इस संविधान सभा में तमाम प्रकार की चर्चाएं हुई, प्रस्ताव रखे गए, बहस करने के बाद उन्हें पारित किया गया। इस तारतम्य में हम देखते हैं कि मूल अधिकारों के विषय में अंतरिम रिपोर्ट पर बहस हुई। भारतीय संविधान सभा 1 मई से 29 अगस्त सन 1947 ईस्वी के बीच। आइए हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं यह किस तरह से हुआ। खंड 11 में स्वतंत्रता के अधिकार पर चर्चा हुई। माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल बम्बई जनरल कहते हैं, यह खंड बेगार के संबंध में है और इस प्रकार है। 11 का मनुष्यों का व्यापार, खा जबरदस्ती काम कराना, जिसमें बेगार लेना भी शामिल है, और इच्छा विरुद्ध गुलामी, जिसमें विधिवत दंड प्राप्त लोगों को सजा भोगना शामिल नहीं होगा। इस विधान द्वारा निषिद्ध करार दिए जाते हैं और इस निषेधाज्ञा के विरुद्ध आचरण अपराध समझा जाएगा। इसके बाद इसकी व्याख्या है, मगर शर्त यह है कि इस वाक्य खंड के किसी आदेश से सरकार को सार्वजनिक कामों के लिए अनिवार्य रूप से काम लेने में कोई बाधा न होगी, लेकिन ऐसा करने में जाति, धर्म, वर्ण या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा। अब हमें इस आधार पर बहस करने का प्रयत्न करना चाहिए और उसे संक्षिप्त रूप में तैयार करके और अधिक बोधगम्य रूप में रख देना चाहिए और इसको पृथक खंड न रखकर एक ही खंड के अंतर्गत करके मनुष्यों का व्यापार के नाम से रख देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अब प्रस्ताव और संशोधन पर बहस हो सकती है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बंगाल जनरल। ध्यान देने योग्य बात है, बाबा साहब बंगाल जनरल से जयसुर खुलना सीट से संविधान सभा में आए थे। तो बाबा साहब ने यह बात रखी, उन्होंने कहा, मैं जो बात रखना चाहता हूं वह यह है कि यद्यपि मैं उपखंड का और छा का फिर से लिखे जाने में कोई आपत्ति नहीं करता, जिससे वह एक सुदृढ़ रूप में चल सके, फिर भी मुझे कुछ संदेह है कि यह व्याख्या हटा देना अधिकांश एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों की इच्छा के अनुकूल है,
कि राज्य को अनिवार्य सेवा कराने का अधिकार नहीं होना चाहिए। श्री मुंशी की राय है कि अगर इस खंड को पुनर्निर्मित रूप में रखा जाता है और यदि व्याख्या हटा दी जाती है तो भी राज्य को अनिवार्य सैनिक सेवा लेने का अधिकार होगा। मुझे प्रस्तावित परिवर्तन व्याख्या हटाने के परिणाम पर सोचने का काफी समय नहीं मिला है, पर मुझे भय है कि व्याख्या के निकाल देने और खंड को जिस स्वरूप में वह है उसी स्वरूप में रखने से बिल्कुल उल्टे और गंभीर परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि बेगार भी कुछ ऐसी ही चीज है जो राज्य द्वारा लगाई जाती है। बेगार का मतलब है कि बहुत कम मानदेय देना और काम ज़्यादा लेना कामगारों के लिए है। जहाँ तक मुझे मालूम है, बम्बई में कतिपय सार्वजनिक कामों के लिए सरकार बेगार मांगती है और अगर राज्य को बेगार लेने से रोक दिया जाता है तो संभवतः कोई भी व्यक्ति यह तर्क पेश कर सकता है, अनिवार्य सैनिक सेवा भी बेगार है। इसलिए मुझे इस बात से पूर्ण संतोष नहीं है कि व्याख्या निकाल देना इस समय कोई अच्छी बात है। इस विषय में मैं कोई परामर्श नहीं दे सकता, पर मैं समझता हूँ कि मैं सभा का ध्यान उस संदेह की ओर खींचूं जो मैं व्याख्या निकाल देने पर अपने मन में कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि उसका गंभीर परिणाम हो सकता है और सैनिक और सामाजिक कामों के लिए अनिवार्य सेवा लेने का राज्य को जो अधिकार है, इससे उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मेरी तो यह सलाह होगी कि हमें व्याख्या निकालनी नहीं चाहिए और इसे ज्यों का त्यों छोड़ देना चाहिए और इस पर तब विचार करना चाहिए जब प्रांतीय और देशी राज्यों के विधान अपने अपने रूप में पुनः बनाए जाएं। इस प्रकार चर्चा हुई। आगे डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर कहते हैं, क्या मैं एक सुझाव पेश कर सकता हूँ? हमने सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के तर्क सुन लिए हैं, जिन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रधान न्यायालय ने जो फैसला दिया था उसके अनुसार उनकी राय में व्याख्या न होने की व्यवस्था में भी राष्ट्र मस्तिष्क में है। मैं समझता हूं कि अगर वे प्रधान न्यायालय के निर्णय में दिए गए युक्ति और तर्क को पूर्णतः देख लेंगे तो वे मुझसे सहमत होंगे कि प्रधान न्यायालय के निर्णय का खास बिंदु यह था। वह इस अनुमान पर आगे बढ़ती है कि राजनीतिक संगठन में स्वतंत्र नागरिक का कर्तव्य सरकार को सहयोग देना होता है। इसलिए अनिवार्य सैनिक भर्ती का कानून नागरिकों से यह कहने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कहता कि वह राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करे। मेरा निवेदन है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय राष्ट्र के लिए अनिवार्य सैनिक सेवा की ऐसी बुनियाद बहुत ही संदिग्ध है। मेरा कहना है कि हमें इस विषय में उस युक्ति और तर्क पर संतोष नहीं कर लेना चाहिए जो भारत के प्रधान न्यायालय ग्रहण कर सकता है या नहीं। इसलिए मेरी यह राय है कि जिस प्रकार नागरिकता संबंधी अन्य खंड के लिए आपने एक छोटी सी कमेटी नियुक्त कर दी है कि वह उस विषय पर वाद विवाद की स्थिति का अनुसंधान करे, उसी तरह इस विषय के लिए भी एक कमेटी नियुक्त कर दें। व्याख्या रखी जानी चाहिए या नहीं, इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक छोटी सी कमेटी बना दी जाए
जो इस सभा को रिपोर्ट दे, तब इस सभा के लिए इस मामले में फैसला करना आसान हो जाएगा। अध्यक्ष, मैं समझता हूं कि अगर डॉक्टर अंबेडकर का सुझाया मार्ग स्वीकार है तो इस विषय पर आगे बहस चलाने की जरूरत नहीं है। श्री आर के सिधवा कहते हैं, जो मध्य प्रांत तथा बरार जनरल सीट से थे, अनिवार्य सैनिक सेवा के सवाल पर बहस हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, हम यहाँ यह निश्चय नहीं करने जा रहे हैं कि हमें अनिवार्य सैनिक भर्ती करनी है या नहीं। प्रश्न यह है कि क्या बुनियादी अधिकार के अंतर्गत अनिवार्य सैनिक भर्ती निषिद्ध है। मैं इसे ठीक समझता हूँ। यह मामला उसी कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाए जिसे और खंड सौंपे गए हैं। एक माननीय सदस्य खंड 11 पूछते हैं, खंड 11 सारा खंड 11। अध्यक्ष महोदय कहते हैं, हाँ, पूरा खंड 11 और यह खंड सौंपा गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संविधान सभा की बैठकों में हमारे अधिकारों पर कितनी बारीकी से चर्चा की गई। यह खंड 11 स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में था। इस संबंध में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चैनल को अब तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जब भी नया वीडियो बनाएं, जारी करें, तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल सके। और यदि यह बात आपकी दृष्टि में अच्छी है तो इसे दूसरे साथियों तक शेयर करें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। और हमें यदि आपकी दृष्टि में कोई उचित सुझाव है तो उससे अवगत कराएं। हम इसे कोशिश करेंगे आपके सुझाव को स्वीकार करने के लिए। आज की बात बस इतनी ही। अगले वीडियो तक विदा लेते हैं। धन्यवाद।